This conference will now be recorded. This meeting has been divided into 4 parts, right? We have already discussed that first part was largest groups of India. So during previous week, students already presented about Aditya Birla Group, Tata Group, right? That was a wonderful discussion with everybody. So part 1 is already available at YouTube. Second part has started, and second part is broader indices. Now, as these meetings, result update sessions we are doing since a long time, almost decade. We used to publish quarterly result update every 3 months whenever results are declared since long time. Every year, every quarter we used to discuss, but this is the time now when students are discussing, right? So maybe some students would be from South India, some would be from north, east or west. Today, whole India has been connected with each other. Last time presentation was done in English. Today's presentation, we have already announced that today's presentation will be done in Hindi, right? तो आज का ये जो presentation है, second part broader indices का ये हिंदी में present होगा. Whole conversion in English would be available within 48 hours, right? But let student present themselves in Hindi today. So आज का जो presentation है ये broader indices पे है. इसी प्रकार के दूसरे और 2 presentation भी आने वाले समय में होंगे जिसमें अलग अलग सेक्टर्स हम लोग कवर करेंगे, राइट? तो पार्ट 2 ऑफ Q1 रिजल्ट अपडेट. आज की जो चर्चा होगी वो ऑटो, बैंक, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विस, एफएमसीजी सेक्टर को लेके हम लोग करेंगे. आज का जो डिस्कशन है पार्था फ्रॉम कोलकाता, पार्था जी करने वाले हैं, और कुछ प्रेजेंटेशन मिलिंद गावड़े जो कि मुंबई से है वो करने वाले हैं. लेट मी टेल एवरीबॉडी, दिस ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट एनालिस्ट, राइट? ऐसा नहीं है कि ये एनालिस्ट है, ये स्टूडेंट है हमारी तरह, ये एक इन्वेस्टर है. पार्था जी रेलवे में जॉब करते हैं, राइट? तो अपनी जॉब या बिजनेस के साथ सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, खुद का रिसर्च करते हैं, और आज उन्होंने जो डेटा इकट्ठा किया है वो डेटा हम सबके बीच पेश करेंगे. तो मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि आज की मीटिंग में जब ये लोग डेटा प्रेजेंट करते हैं, एज ए इन्वेस्टर और एज ए स्टूडेंट काइंडली सपोर्ट देम, राइट? अगर उनसे समझाने में कोई भी जगह पे चूक रहती है तो उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, राइट? क्योंकि मैं वापस बता दूं, ये कोई प्रेजेंटर नहीं है या एनालिस्ट नहीं है, ये आपकी मेरी तरह एक इन्वेस्टर्स है, राइट? सो वेलकम टू इन्वेस्टर्स. मुझे बहुत खुशी है कि ये Q1 सेक्टर टॉक जो एक जमाने में हम लोग किया करते थे, अब ये स्टूडेंट्स कर रहे. दैट इज अ प्राउड थिंग फॉर अस, राइट? तो मैं सबसे पहले आशिम किरतूनिया को इनवाइट करूंगा जो कि मोहाली से है. आशिम भाई, आप ऑनलाइन हो अभी? Yes, Ashim. Are you online? If you are online, you can unmute yourself. Yes, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. ओके, आपकी आवाज बुलंद है, सुनाई दे रही है. ओके सर, राइट? थैंक यू सर. तो आशिम किरतूनिया जिनको मैंने इनवाइट किया है. थैंक यू एवरीवन. यस, स्टार्ट करो सर. यस आशिम भाई, कर दीजिए. ओके, थैंक यू पीयूष सर. तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया है बोलने का. तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं. मेरा नाम आशिम किरतूनिया है और मैं अभी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ और साथ में मैं इन्वेस्टिंग भी कर रहा हूँ. तो शेयर मार्केट का जो सफर है मेरा 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जब मुझे कुछ भी नहीं नॉलेज था. तो उस समय मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी. क्या प्रॉब्लम आती थी? जो कि हर किसी रिटेल निवेशक के साथ आती है, जैसे कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें, कौन सा शेयर अच्छा है,
कभी कभी हम रिटेल निवेशक ये करते पेनी शेयर की तरफ भागते हैं, बिना नॉलेज के कुछ भी हम इन्वेस्ट कर देते। तो वही समस्या जो है मेरे साथ भी थी कि मैं क्या करता था, मुझे कुछ पता नहीं था, कोई भी शेयर ले लेता था, चलो आज ये 2% गिरा उसको ले लो, कोई कीमत कम है उसको ले लो। तो ये जो समस्या था उसमें पैसा बन नहीं रहा था, लॉस हो रहा था, और हमें एक्चुअली पता ही नहीं था कि हम किस किस लिए इस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सा ग्रोइंग सेक्टर है, कौन सा अच्छा शेयर है, ये हमें नहीं पता था। बट थैंक गॉड कि आज से लगभग 1 साल पहले हमने पीयूष सर से कांटेक्ट हुआ और उनसे मैंने काफी कुछ सीखा, और वो वर्कशॉप अटेंड करने के बाद हाँ मैं आज कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता है कि कौन सा सेक्टर ग्रोइंग है, कौन सा सेक्टर जो है आगे चल के बड़ा सेक्टर बन सकता है, और कौन से शेयर में इन्वेस्ट करने से जो है हमारा पैसा ऐसा बोले कि हमारा वेल्थ क्रिएट हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो क्या है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो वो सारे प्रॉब्लम हमारी आज दूर हो गया, आज मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, खुद से रिसर्च कर सकता हूँ, खुद से एनालाइज करके कोई भी मतलब कौन सा अच्छा शेयर है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आज क्या करने वाले हैं हम दोस्तों, ये तो हो गया मेरे बारे में, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सर कर दीजिए उसमें। यस, दिख रही है ना आपको अशीम भाई? नेक्स्ट स्लाइड कर दी है? हाँ, नहीं इसमें दिख नहीं रहा सर अभी। अच्छा, इंटरनेट प्रॉब्लम हाँ होगा। सर दिख रहा दिख रहा है ठीक है, ना? आ गया ओके। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं इस मीटिंग के दौरान, तो सबसे पहली बात है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रॉडर इंडाइसिस क्या होता है कि कई सारे शेयर का एक इंडाइसिस बना देता है, मतलब एक ब्रॉडर इंडाइस बन जाता है, जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया, कमोडिटी, फिर फाइनेंशियल सर्विस, एफएमसीजी, इस तरह से बहुत सारे सेक्टर होते हैं। तो इसमें से ही आज हमने क्या किया है, हमने और हमारी टीम ने मिलकर कुछ सेक्टर को चूज किया है, उस सेक्टर का हमने क्या किया है, एनालाइज करने की कोशिश किया है, और उस सेक्टर में कौन सा बेस्ट सेक्टर, कौन सा बेस्ट शेयर हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम एनालाइज करने वाले हैं वो जो सेक्टर है, आज जो हम एनालाइज करने वाले हैं सर, इसमें सेक्टर नहीं आ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कर। आज जो हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, 5 सेक्टर कवर करेंगे, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विस, एफएमसीजी, ऑटो एंड बैंक, और उसके बाद हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि इसमें से कौन कौन सा अच्छा शेयर हो सकता है, इस सेक्टर का कैसा क्या पोजीशन है वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं मिलिंद जी को बुलाना चाहूंगा। मिलिंद जी जो कि बहुत ही एनर्जेटिक है, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त रिसर्च किया है, और वो भी हमारी तरह एक स्टूडेंट है जिन्होंने पीयूष सर से सीखा है, और काफी अच्छा रिसर्च उन्होंने तैयार किया है, और वो जो रिसर्च है हम रिटेल निवेशक को डेफिनेटली काम आएगा। तो मिलिंद जी जो है कौन कौन से सेक्टर पे आपको प्रेजेंट करने वाला है, वो सेक्टर का है एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर और एफएमसीजी। इन तीनों सेक्टर के ऊपर वो रिसर्च प्रेजेंट करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले मिलिंद जी को बुलाना चाहूंगा। मिलिंद जी, आपने जो भी रिसर्च किया है वो हम सबके साथ शेयर करें। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे अभी मेरे शीट ओपन करना चाहिए। जस्ट अ मिनट, मैं आपका स्प्रेडशीट ओपन कर देता हूं, और उससे पहले मैं एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा मिलिंद भाई और आशिम भाई आपको, कि हम पहले एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? तो ये एनर्जी सेक्टर के बाद हम मौका देंगे पार्था जी को, राइट? तो एक एक करके हम इंडेक्स लेंगे, पार्था जी एक सेक्टर लेंगे, फिर वापस मिलिंद भाई को हम लोग मौका देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? कोई दिक्कत? ठीक है। ओके, तो ओके सर। एनर्जी सेक्टर के लिए मिलिंद भाई का डेटा आपके सामने है। यस मिलिंद भाई। सबसे पहले पीयूष भाई को नमस्कार, और अशीम भाई को थैंक यू, और पीयूष भाई को भी थैंक यू फॉर गिविंग दिस मी अपॉर्चुनिटी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हेलो? यस, क्लियर आ रही है आपकी आवाज मिलिंद भाई, बोलो। ठीक है, तो मैं पहले मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। मेरी एज 57 ईयर्स है। मैं 1983 में एमबीए के फर्स्ट ईयर में था, तब मैंने पहला शेयर खरीदा आउट ऑफ स्कॉलरशिप व्हिच आई हैव रिसीव्ड। नेम ऑफ द स्टॉक इज
टाटा टी, सॉरी इंडियन होटल्स, और आज भी वो शेयर्स मेरे पास है। और उसके बाद मैंने जो पहला शेयर खरीदा वो है रिलायंस, आज वो मेरे पास नहीं है। रिलायंस में जो स्प्लिट हुआ उसका पूरा बेनिफिट मुझे मिला। आई परचेस्ड 100 shares of Reliance at 105 in 1987. I sold them in around 2000 and I get good money. So the cycle continues, but I have a very bad habit. Every 10 years, I clear my portfolio, bring it to zero, invest money somewhere else, and restart. Presently, my third cycle is going on. At present, I hold 25 HDFC Bank, 15 Bajaj Finance, 25 Bajaj Auto, and I have restarted. Okay, so this is enough. Now coming to the energy sector. Energy sector, if we look at the sector, starts with Reliance. Then we have oil marketing company, IOC, HPC, and BPCL. Now these three companies should be looked at different way. These companies do two jobs. They buy oil from ONGC, convert them into white oils and different oil. White oils means petrol, diesel, kerosene, and naphtha. And then other lower level oils, that is furnace oil. So they sell all these three products. They have pan-India presence. Only problem with these companies are the prices are still controlled by the government of India. So profitability is always under stress. Two other companies we should look at differently. ONGC, which buys the crude oil from various nations, stores in different places, and gives it to this oil marketing company. So ONGC should be analyzed different way. Again, here purchase price and sale price to oil marketing companies is decided by government. There is a lot of influence. So against there is a direct reflection on the profitability of the company. Fourth company is NTPC. Here it is a mixed bag, but again government control company. Profits are limited. Growth is again depend on the price fixed by the government. That's why I do not see the realization in a price when it compared to the market cap. This applies to IOC, ONGC, BPCL, and in Hindustan Petroleum also. Their market caps are very high. Their capitals are very old, but that capital is not given even that much ROE that we expect from a private organization. In energy sector, we should look at Adani Trans, very promising future. Tata Power, very promising future, and Reliance. Balanced companies, according to me, we can ignore. A very important thing to note is that out of oil marketing companies, BPCL and Hindustan Petroleum are in profit, but IOC is in loss. This cannot be explained. I am surprised. Probably Piyush Bhai can guide us how this magic is possible. Same companies, same sector, same price, same pan-India presence, but one is making loss, two are in profit. So I am worried about how to invest in this sector. So presently, I am planning to invest in Reliance, but not at present price. I'll be waiting for the retracement to the what we say intrinsic value, the way we calculate by the way Piyush Bhai told us. And Adani Trans also I'll be buying at the intrinsic value. Presently, I'm accumulating money for this. So this is what I wanted to tell from my side. If I have missed anything, Ashim Bhai and Piyush Bhai, please guide me.
Yes, Milind bhai, it was wonderful listening you and your experience. I will have to talk in Hindi क्योंकि हमने पहले बताया था हिंदी में मीटिंग करने वाले हैं आज का, राइट मिलिंद भाई? अच्छा, तो मिलिंद भाई, मैं हिंदी में बोल जो सकता हूँ। आपने पूरा प्रेजेंट किया, एक चीज तय है कि ये जो सेक्टर है इसका ग्रोथ डबल डिजिट में है, यानी धंधा बढ़ रहा है, डिमांड है इस सेक्टर की, लेकिन वो धंधे को प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है ना? देखो, कोई कंपनी नहीं है जो डबल डिजिट में प्रॉफिट कर रही है कि नहीं? सिवाय पावर ग्रिड एंड गेल, है ना? तो सिर्फ ये दो कंपनियां प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है अपने धंधे को। पावर ग्रिड खास करके इसलिए क्योंकि पूरे इंडिया में पावर को पहुंचाने का काम लिया हुआ है पावर ग्रिड ने, एंड दे आर डूइंग वंडर गुड, बहुत अच्छा काम कर रही है लोग, अच्छा ग्रोथ है, बिजनेस इनका बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो बाकी और कोई कंपनी में ये चीज नहीं दिखी। एक चीज और मिलिंद भाई यहाँ पे हमें देखनी चाहिए, और वो है मेरे ख्याल से यूटिलिटीज दैट फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल, है ना, कि ये एक ऐसी चीज है जो हमें जरूर पढ़ने वाली है। गेल, आईजीएल या एमजीएल, ये तीन में से कोई एक कंपनी ये सेक्टर में आती है। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है कि धंधा भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बाकी इसके अलावा पूरे सेक्टर में कोई जगह पे हम प्रॉफिट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है प्रॉफिट प्रेडिक्ट करना, राइट? तो आपने बिल्कुल सही बताया। पहली चीज आपने बताई कि गवर्नमेंट कंट्रोल होता है इसके ऊपर, जो प्राइस, जो प्रॉफिट को कंट्रोल कर देता है, प्रॉफिट नहीं बढ़ती इसके कारण उनके बहुत अच्छे। अब रिलायंस का ग्रोथ जबरदस्त हुआ, रिलायंस के प्रॉफिट अच्छे बढ़े, लेकिन उसमें कारण है उनका डाइवर्सिफिकेशन। तो रिलायंस अगर खाली एनर्जी के बिजनेस पे डिपेंड रहता तो इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं होता, राइट? तो हम लोग देखेंगे कि चलो रिलायंस को हम लोग डाइवर्सिफाइड सेगमेंट में डाल देते हैं। अगर रिलायंस को ना गिने यहाँ पे तो ये सेक्टर में बहुत दम नहीं है, क्योंकि हम अगर ये सेक्टर में निवेश करते हैं तो हम कुछ बाहर की चीजों पे डिपेंड हो जाते हैं, जैसे क्रूड ऑयल के भाव है या गवर्नमेंट है, जो हमें वेल्थ क्रिएट करने में प्रॉब्लम कर सकता है, बराबर कि नहीं? अदानी ट्रांस है, जबरदस्त ग्रोथ है इसका, हाई ग्रोइंग कंपनी, पर डेप्थ का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान रख के निवेश करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो, आपने आईसीआर लिखा हुआ है एंड दैट इज 0, मतलब डेप्थ पेइंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है इन लोगों की, राइट? तो ये जो सेक्टर पूरा है ये थोड़ा चैलेंजिंग सेक्टर है ना? यस यस यस। तो चलिए, इसमें लोगों की क्वेरी भी हम लोग लेंगे मिलिंद भाई, पर आखिर में हमने क्वेरी सेशन रखा हुआ है जहां पे लोग अपनी क्वेरी आपसे पूछेंगे। तो मेरी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सारे लोग एक नोट और पेन में अपनी क्वेरी लिख दीजिएगा, ताकि हम 6 सेक्टर पे डिस्कस करने के बाद आप सारे सेक्टर पे अपनी बात को रख सकते हो, और हम प्रयास करेंगे आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब देने का, राइट? यस। तो मिलिंद भाई, धन्यवाद आपका। 5 मिनट बाद वापस आपसे बात करेंगे दूसरे सेक्टर पे, राइट? थैंक यू। एंड अगेन बैक टू आशिम भाई। यस आशिम जी। हाँ जी सर, थैंक यू सर। मिलिंद जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और एनर्जी सेक्टर के ऊपर प्रकाश डाला और अपना जो रिसर्च है वो सबके साथ शेयर किया। उसके बाद हम पार्थ माझी जी के पास जाना चाहेंगे। पार्थ माझी जी अभी रेलवे में जॉब करते हैं और साथ में वो भी इन्वेस्टिंग करते हैं, और काफी अच्छा इन्होंने भी रिसर्च किया है, और जो भी रिसर्च किया है वो डेफिनेटली हम रिटेल निवेशक को काम आने वाला है। तो आप लोग जो भी क्वेरी है वो बाद में पूछेगा। अभी ये कौन से सेक्टर में रिसर्च में अपना जो प्रकाश डालने वाले हैं वो है ऑटो सेक्टर। तो सबसे पहले ऑटो सेक्टर का देख लेते हैं, उसके बाद ये बैंकिंग सेक्टर का भी देखेंगे, बट अभी क्या करेंगे, ऑटो सेक्टर को हम देखेंगे कि उन्होंने क्या रिसर्च किया। तो पार्थ जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो भी रिसर्च किया है वो हम सबके साथ शेयर करिए। यस पार्था जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। वेरी गुड, आपने अनम्यूट कर दिया है। मैं सारे जो, यस पार्था जी, आपके आ रहा है, एकदम क्लियर आवाज आ रहा है पार्था जी आपका, राइट, लाउड एंड क्लियर। सारे दर्शकों से भी मैं बता दूं कि पार्था जी का जब प्रेजेंटेशन था तो पार्था जी को थोड़ा पहले ऐसा लग रहा था कि उनकी लैंग्वेज थोड़ी हिंदी में समझ में नहीं आए लोगों को, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया पार्था जी समझाइए, सब फैमिली है पूरा अपना,
और अगर कोई जगह पे अगर ऐसा लगता भी है तो भी इट्स ऑल राइट, राइट पार्था जी? हाँ सर। यस, ओके। तो पार्था जी आपका स्प्रेडशीट में ओपन कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट। ओके, तो आप बात रखने वाले हो ऑटो पार्ट्स पे, बराबर ना, ऑटो कंपनी पे। यस, बताइए पार्था जी। नमस्कार पीयूष सर। नमस्कार। और मेरा नाम पार्थ माझी है। हम रांची में रेलवे में काम करता है और हम कोलकाता में पीयूष सर के साथ ट्रेनिंग लेके जो स्पेयर सीट बनाया। और हम शेयर बाजार में माहिर नहीं है, लेकिन हम पीयूष सर का कुछ सीख के शेयर बाजार का जो मेरा एक्सपीरियंस है हम आपको बता रहे हैं। हम आज ऑटो सेक्टर का बारे में बता रहा है। अभी ऑटो सेक्टर बेंचमार्क ऑटो सेक्टर में देखे तो निफ्टी टॉप फॉल के बाद 80% रिट्रेस हुआ, तो ऑटो सेक्टर का 50% रिट्रेस हुआ। मतलब ऑटो सेक्टर हम लोग को अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन ये क्यों है? इसका कारण है ऑटो सेक्टर हम लोग को 2 और 3 ईयर से म्यूटेड ग्रोथ में है। इटीसीएल से ये वाला जो सेक्टर है वो अंडर परफॉर्मेंस है। ऑटो सेक्टर का देखे तो ऑटो सेक्टर सब डिवाइडेड 4 सेक्टर, जैसा 2 और 3 व्हीलर, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट, ऑटो टायर एंड रबर प्रोडक्ट और कॉमर्शियल व्हीकल। तो हम लोग देखे तो ऑटो सेक्टर का टोटल मार्केट कैप देखे तो टोटल मार्केट कैप है 7.5 लाख करोड़ एवं सेल 5.4 लाख करोड़ एवं प्रॉफिट 10,000 करोड़। मार्केट कैप का हिसाब से सबसे ज्यादा मार्केट कैप है बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प एंड महिंद्रा एंड मारुति, आइसर मोटर, ये सब, और एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये सब 4 कंपनी का मार्केट कैप 80% है। सेल देखे, सेल में सबसे ज्यादा धंधा करता है टाटा मोटर्स, तो 50% धंधा करता है, लेकिन उसका प्रॉफिट नहीं है के कारण वो उसका मार्केट कैप 0, पूरा बहुत कम मार्केट कैप है। बाकी 50% का सेल बाकी 8 कंपनी जो है वो करता है। प्रॉफिट देखे तो प्रॉफिट में भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट करता है मारुति, तो 34% प्रॉफिट करता है। उसका बाद बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड बजाज ऑटो, हीरो मोटर, आइसर मोटर, एमआरएफ, मदरसन सुमी और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो अब क्वालिटी कंपनी का ऊपर फोकस करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा है। उसका पास आइसर मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प एंड मारुति। आप लोग देखिए तो आइसर मोटर और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मोनोपोली एवं हाई क्वालिटी के कारण इन लोग का एनपीए अदर्स कंपनी से ज्यादा है। आइसर मोटर का मोनोपोली बिजनेस बुलेट है, रॉयल एनफील्ड, एवं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल रबर, टायर एंड ट्यूब बनाता है। इसी चलते इन लोग को मोनोपोली बिजनेस का कारण भी इन लोग को एनपीए ज्यादा है। बजाज ऑटो एवं हीरो मोटर कॉर्प दोनों कॉम्पिटिटर इन लोग का है, इसी कारण से इन लोग को आईसीआर एनपीएम थोड़ा कम है। मारुति का भी एनपीए 7.47% है। आईसीआर का ऊपर ध्यान दे तो आईसीआर बजाज ऑटो एकदम डेट फ्री है, और तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आइसर मोटर एवं मारुति, हीरो मोटर ग्रुप भी इन लोग डेट फ्री है। तो क्वालिटी का ऊपर ध्यान दे तो क्वालिटी का ऊपर हम लोग को बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आइसर मोटर, बजाज ऑटो, हीरो एवं मारुति का ऊपर हम लोग को ध्यान देना है। ग्रोइंग का ऊपर, इसका बाद ग्रोइंग देखे तो टोटल तो सेल ग्रोथ है 10 साल में सबसे ज्यादा है आइसर मोटर का, एवं उसका बाद मदरसन सुमी, उसका बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, उसके बाद मारुति एवं बजाज का। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ भी आइसर मोटर का हाई है, उसका बाद मदरसन सुमी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ, बजाज एवं मारुति का है। करंट सिनेरियो देखिए, करंट सिनेरियो में लॉकडाउन के कारण हम लोग को जो सेल एवं प्रॉफिट दोनों नेगेटिव में है।
सेल एवरेज सेल ग्रोथ नेगेटिव में है -51.2%, एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ भी -77.4%। इसीलिए कंक्लूजन में अभी हम लोग देखें तो सबसे अच्छा कंपनी, सबसे अच्छा इसमें ऑटो सेक्टर में सबसे अच्छा है हम लोग को मारुति सबसे लीडर है। उसके बाद बजाज ऑटो में हम लोग बजाज ऑटो है एवं मतलब कमर्शियल व्हीकल देखिए है। उसके बाद आइसर मोटर एवं बाल्किट में इंटरेस्ट में हम लोग इन्वेस्ट कर सकता है। ओके पार्था जी, आपने ये जो डिटेल बताया इसमें 2-3 चीजें पूछूं मैं आपको। लोगों की क्वेरी हम बाद में लेंगे, लेकिन ये 2-3 चीज हम कवर करेंगे तो मेरे हिसाब से और थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी, बराबर ना पार्था जी? आपने जैसा बताया कि किसका ग्रोथ है, किसका मार्जिन है, किसका डेप्थ कितना है, तो उससे थोड़ी हमको ये आइडिया आई कि चलो ग्रोथ कैसा है। एक चीज मुझे यहाँ पे देख के पता चल रही है कि जो बड़ी कंपनियां हैं ऑटो की, सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, किसी का भी ग्रोथ डबल डिजिट से ज्यादा नहीं है। मतलब ऑटो सेक्टर में मंदी है वो आपको इधर से ही दिख रही है, राइट? इंडिया खुद अगर रुपी वैल्यू में हम देखें तो 11% से बढ़ रहा है, और अपना जो पूरा ऑटो सेक्टर है वो 11 से भी कम परसेंट से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि ऑटो भारत को अंडर परफॉर्म कर रहा है, बराबर कि नहीं? इसी वजह से इनके प्रॉफिट भी नहीं बढ़ रहे पिछले 10 साल से, और हमने देखा है कि पिछले 10 साल से इस सेक्टर में ऐसा नहीं है कि जबरदस्त पैसे कमाए। कुछ समय से मंदी इस सेक्टर में लगी हुई है क्योंकि सेल्स ओवरऑल डाउन है। तो पार्था जी, ये मंदी जो है ऑटो में, ये कब हट सकती है? कौन सी चीज से हमें ध्यान देना चाहिए ऑटो में, जिससे पता चले चलो अभी मंदी निकली ऑटो में? अभी सर लॉकडाउन का कारण से अभी पर्सनल गाड़ी का जो यूज हो रहा है, ये पर्सनल का यूज का अभी सर ऑटो सेक्टर का थोड़ा मतलब ज्यादा गाड़ी हो रहा है मार्केट में, पर्सनल गाड़ी यूज के कारण। ओके, कोरोना का बाद भी उसका मार्केट सर थोड़ा मतलब सेल थोड़ा भारी था कोरोना का बाद। लेकिन पार्था जी, वो लॉकडाउन तो अभी आया, और ये तो आपका डेटा कह रहे हैं कि 10 साल से मंदी है ना? पिछले कम से कम 3 साल से तो कंपनियों के धंधे बढ़े ही नहीं है। हाँ ना सर, म्यूटेड है। मतलब बेसिक चीज क्या है? माल बिकना चाहिए। जब तक ऑटो में डिमांड नहीं आती है तब तक ऑटो हो, यानी ऑटो यानी खुद कार हो या 2-3 व्हीलर हो, जब तक ये नहीं बिकेगी तब तक इनके टायर नहीं बिकेंगे इतने बढ़िया। जब तक गाड़ियां नहीं बिकती है तब तक ऑटो पार्ट नहीं बिक सकते। वर्ल्ड का जीडीपी तो अभी म्यूटेड है। इसी कारण से हम लोग का भी जो इकोनॉमी है जीडीपी का वो भी म्यूटेड में हो गया, ज्यादा ग्रोथ नहीं है। तो वर्ल्ड का जीडीपी तो बढ़ेगा, तो अब तक हम लोग का इंडिया का भी जीडीपी बढ़ेगा, उस टाइम की उसका ग्रोथ हम लोग आ जाएगा। करेक्ट, सही बात है। मतलब पूरी दुनिया में जैसे जैसे धीमे धीमे तेजी आती है वैसे उस समय हम ऑटो में तेजी देख सकते हैं, तो बराबर? देख सकते। या इस साल बरसात बहुत अच्छी गिरी है, डैम फुल है, तो इससे एक आशा बनती है कि रूरल एरिया में पैसे बनेंगे। रूरल लोग इस बार उनकी इनकम बढ़ सकती है अच्छे पानी के कारण। तो ये भी 2-3 व्हीलर और मारुति जैसी प्रोडक्ट, M&M जैसी प्रोडक्ट को एक अच्छा बूम दे सकती है। पर आंकड़े देखने के बाद कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, बराबर कि नहीं? डेब्ट फ्री कंपनियों पे ध्यान दे। और जो पार्था जी ने बताया कि इस बार अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें तो चौंकाने वाले डेटा है, धंधे आधे हो गए हैं। तो धंधे आधे हो गए, अब सोचो यहाँ पे जो अपने सामने है ये सब डेब्ट फ्री कंपनी है मेजॉरिटी। मारुति से कम डेप्थ वाली कार में कोई कंपनी नहीं, बजाज से कम डेप्थ वाली 2-3 व्हीलर में कोई कंपनी नहीं, आमरा राजा बैटरी से बड़ी कोई डेप्थ फ्री कंपनी बैटरी में नहीं। तो सब बढ़िया कंपनियां हैं। अगर उनके प्रॉफिट आधे हुए तो बाकी कंपनियां का क्या हाल हुआ होगा पार्था जी? ऑटो सेक्टर में तो 500 कंपनियां हैं लिस्टेड, हाँ? बाकी कंपनी क्या हुआ होगा? लॉस मेकिंग। इसीलिए अच्छी कंपनी में रहेंगे तो बढ़िया रहेगी। पर आपके हिसाब से ओवरऑल ऑटो आउट परफॉर्मिंग, एवरेज की अंडर परफॉर्मिंग, क्या कहेंगे? अंडर परफॉर्मिंग। तो अगर मुझे कल पोर्टफोलियो बनाना है तो मुझे ज्यादा ध्यान ऑटो पे देना चाहिए क्या? नहीं सर, अभी नहीं देना है।
करेक्ट, मेरे को हम कोई लोग और आउट परफॉर्मिंग सेक्टर ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ सर। ओके, वंडरफुल, बढ़िया। पार्था जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए सारे। अब अगेन हम लोग मिलिंद भाई को इनवाइट करना चाहेंगे। धन्यवाद पार्था जी आपका। हम वापस आपसे बात करेंगे कुछ समय बाद, राइट? और आखिर में क्वेरी सेशन में भी बात करेंगे हम लोग, जब लोग अपने प्रश्नों को रखेंगे आपके सामने, राइट? यस। तो पार्था जी ने ऑटो पे डिटेल दे दी। अब वापस मैं मिलिंद भाई को बुलाना चाहूंगा यस सर, और आई वो एम देयर। फाइनेंशियल सर्विस पे हमें गाइड करेंगे। यस मिलिंद भाई। सर मेरी शीट प्लीज ओपन करें। यस, आपकी स्प्रेडशीट आपके सामने है। फाइनेंशियल सेक्टर नीचे नीचे। यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस आ गया। हाँ। नमस्कार सबको एक बार फिर। ये मेरा प्रेजेंटेशन मैं पूरा हिंदी में करूंगा। ये सेक्टर में 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन है। एक पीएसयू बैंक, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक इंश्योरेंस सेक्टर और माइक्रो फाइनेंस। लगभग 4 हो गए हैं और एक होल्डिंग कंपनी है जो बजाज होल्डिंग। तो ये सेक्टर का अपन को अलग अलग सोचना पड़ेगा। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, अगेन सोशल सेक्टर में काम करने की वजह से और उनके एग्रीकल्चरल क्रेडिट की वजह से और मोरेटोरियम की वजह से उनके प्रॉफिट्स काफी स्ट्रेस में है। मोर और लेस सेम सिचुएशन बैंक के साथ है, लेकिन वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट में नहीं है। वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सेक्टर में नहीं है। तो लेकिन उनका जब अपन बैलेंस शीट करेंगे, पीएसयू बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, उसमें एक शब्द का हमें इम्पोर्टेंट देखना है। पीयूष भाई प्लीज गो टू द एंड ऑफ द स्प्रेडशीट। यस। यहाँ पे मैंने 2 फिगर्स लिखे हैं, PRO 210 एंड PRO 220। शायद इसके आगे भी देखिए, कुछ इम्पेयर्ड फाइनेंस था मेरा। ये लास्ट फिगर है क्या? हाँ, ये आखिरी फिगर है। 2010, हाँ, तो these are impaired 2020। finance figures. I just taken pro because they should be professionally analyzed. ये impaired finance जो नया शब्द यूज किया है बीएससी की बैलेंस शीट में, जो बीएससी पे अपने को दिखती है, these are basically NPAs and stress finance. ये फाइनेंशियल सेक्टर में एक प्रॉब्लम है, हर 2-3 साल में एक नया शब्द ले आते हैं और अपने को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अभी एनपीओ को रिप्लेस करके इम्पेयर्ड फाइनेंस आ गया। सबके इम्पेयर्ड फाइनेंस के फिगर्स इतने ज्यादा है कि किसी भी कंपनी में निवेश करना आज की तारीख में खतरे से खाली नहीं है। इनके ग्रोथ देखिए आप, ग्रोथ सबके बढ़िया है। डोंट लुक एट द नेम्स, लुक एट द ग्रोथ। सबसे बढ़िया ग्रोथ 11% है। उसका नाम देखेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में नाम दिखेगा। यस यस। नहीं, मैं क्वार्टरली ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, और ये जो ग्रोथ है ये एनुअल ग्रोथ है। एनुअल ग्रोथ 22% year on year, last 25 years is fabulous. This share I had purchased in 1997 at the rate of 37 rupees. I have sold it off 100% at the rate of 1,500. I got extraordinary profits, and this has helped me buying my home in Mumbai. So this is my star performer in my throughout my life. Presently 2 कंपनियां हैं जो एन्युअली बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। एक बजाज फाइनेंस जिसका ग्रोथ 83% है और बजाज फाइनेंशियल सर्विस जो 40% है। तो these 2 companies must have in your portfolio. Recently लॉकडाउन में जब मैं मेरे काम के लिए घूमता था, in the month of April and May, these 2 offices were open and people were queuing out of these offices in Mumbai to pay the loans.
So they have excellent rapport with the customer. That what shows. Because मुझे किसी भी PSU बैंक में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में कभी भी क्यों नहीं दिखी, लेकिन ये दोनों कंपनियों के मुंबई में जो ऑफिसेस है काफी छोटे, 100 स्क्वायर फीट, 100 फीट, लेकिन यहाँ पैसे देने के लिए लोगों की क्यू थी। तो ये दोनों कंपनियां इस साल बढ़िया बिजनेस करेगी और इनका अभी की लेवल पे भी बाइंग किया जा सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इनका Q2 और Q3 बहुत बढ़िया आने वाला है। एक सेक्टर मैंने थोड़ा छोड़ दिया है, दैट इज इंश्योरेंस सेक्टर। हमने पीयूष भाई से सीखा है, ये ग्रोइंग सेक्टर है, इट इज परफॉर्मिंग एज गुड एज अवर जीडीपी और बेटर देन अवर जीडीपी, लेकिन इसका एनालिसिस कैसा करना ये अभी भी मुझे क्लियर नहीं हुआ है। बट लुकिंग एट द ग्रोथ, ऑल थ्री कंपनीज, HDFC लाइफ, SBI एंड ICICI, आपका जो भी पोर्टफोलियो है इंश्योरेंस के अलोकेट किया है उसको 1/3 हम यूज कर सकते, तो वी विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम ऑल द थ्री एंड वी विल बी रिस्क मैनेजिंग अवर पोर्टफोलियो ऑल्सो। इसमें एक REC लिमिटेड आए और एक पावर फाइनेंस so this I really could not analyze, so I will not like to make comment upon that. Okay, right. तो मिलिंद भाई, ये सेक्टर को अगर हम मोटा मोटा वैसे देखें कि फाइनेंस सर्विस यानी क्या है ना, तो 3 दशक Yes. पहले फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां भारत में थी नहीं। Yes. HDFC हाउसिंग फाइनेंस करती थी, ICICI हाउसिंग फाइनेंस करती थी, फिर चलो बैंक आई, तो पहले फाइनेंस कंपनियां आई, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम, ये सब बरसों पहले से थे, ऑर्गेनाइज्ड वे, राइट। 1991-2000 के बाद सारा ऑर्गेनाइज हुआ, हमने बैंकिंग देखा। तो फाइनेंस सर्विस का एक पार्ट है बैंक, एक पार्ट है खुद फाइनेंस, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, AMC वगैरह वगैरह कंपनियां आती है, इंश्योरेंस कंपनीज आती है, AMC आती है। तो इन सब से बना है हमारा फाइनेंस सेक्टर, राइट सर। यहाँ Yes. पे जो डेटा आपने बताया, ये ग्रोथ की फिगर देखते हुए मुझे एक चीज क्लियर हो रही है कि हाँ, करूँ क्या? यस, मिलिंद भाई, आपके ग्रोथ की फिगर देख के मुझे एक चीज क्लियर हो रही है कि HDFC बैंक ने जबरदस्त ग्रोथ किया है पिछले 10 सालों में। HDFC, कोटक और खुद HDFC यानी हाउसिंग फाइनेंस, इन लोगों ने ग्रोथ बढ़िया किया। एक्सिस ने भी आपके डेटा के हिसाब से ग्रोथ बढ़िया किया है, पर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर सके। देखो 10 साल का अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो -3% है, यानी 10 साल पहले एक्सिस जितना कमाती थी आज भी वो उतना ही कमाती है, इसलिए उसके शेयर का भाव भी आज भी वही है जो 10 साल पहले था। लेकिन HDFC बैंक, HDFC, कोटक, इन सब में जबरदस्त ग्रोथ आया है। तो प्राइवेट बैंक में अगर कुछ लिया जाए तो मेरे हिसाब से HDFC या कोटक पे ध्यान रखा जा सकता है, बराबर मिलिंद भाई। ये बैंकों के NPA कम है जो आपने बताया, खाली 1%, यानी कुछ भी नहीं है, 1%, 2%, जैसे HDFC बैंक 1, कोटक 2, बहुत कम हुआ। ICICI के NPA ज्यादा है, जो आपने प्रोविजन की फिगर बताई, इम्पेयर्ड एसेट्स वो ज्यादा है। एक्सिस के इम्पेयर्ड एसेट्स की फिगर बढ़ी है, NPA बढ़े हैं, उसके कारण वो लोग प्रॉफिट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो हम स्टेक होल्डर को अच्छा पैसा नहीं बनता है। तो मेरे हिसाब से एज पर योर डेटा HDFC बैंक और कोटक ये दोनों बेस्ट है, लेकिन ये दोनों प्राइवेट बैंकिंग हुए। इसके अलावा आपने बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पे भार दिया, तो बजाज फाइनेंस कोई डाउट नहीं है, रिटेल फाइनेंस की भारत की सबसे बड़ी कंपनी, जबरदस्त ग्रोथ, आने वाला समय भी उज्जवल भविष्य है। बजाज फिनसर्व अगर हम देखें तो बजाज फिनसर्व में आधा हिस्सा बजाज फाइनेंस का आता है और आधा हिस्सा बजाज लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का आता है। तो जो लोगों को ऐसा है
उनको लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करना है और फाइनेंस में भी निवेश करना है। उन्होंने अगर बजाज फिनसर्व ले लिया तो समझ लो लाइफ इंश्योरेंस भी आ गया, जनरल भी आ गया और फाइनेंस भी आ गया। हाई ग्रोथ है सेक्टर में, कोई डाउट नहीं, बढ़िया पैसा बनने का पूरा चांसेस है। प्रॉपर अगर किसी को लगता है कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करना चाहिए और करना ही चाहिए, हाई ग्रोथ है, तो HDFC उसमें सबसे बढ़िया है। जनरल इंश्योरेंस की कंपनी में ICICI है, AMC में HDFC AMC है। मिलिंद भाई ने यहाँ पे बजाज होल्डिंग भी दिया हुआ है। बजाज होल्डिंग यानी मैं बता दूं, बजाज होल्डिंग का मतलब बजाज ऑटो भी बजाज होल्डिंग का पार्ट है, लेकिन इसे फाइनेंस में इसलिए रखा है क्योंकि बजाज होल्डिंग में बजाज ऑटो 25% है, बाकी पार्ट बनता है बजाज फाइनेंस का, बजाज फिनसर्व का, राइट, जिसकी वजह से बजाज होल्डिंग फाइनेंस में लिखी गई है। तो अगर मैं बजाज होल्डिंग लेता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि मैंने बजाज ऑटो भी लिया, लाइफ भी लिया, फाइनेंस भी लिया। अगर आप फोकस्ड वे में निवेश करना चाहते हो, नहीं मुझे कोई इंश्योरेंस में निवेश ही नहीं करना है, मुझे खाली फाइनेंस, देन आई शुड गो टू डायरेक्टली बजाज फाइनेंस। अब ये आपकी सोच पे डिपेंड है, राइट। चोलामंडलम फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये सब पुरानी कंपनियां हैं, बढ़िया ही है। फाइनेंस सेक्टर अभी भारत में बिगन हुआ है, अभी ऐसा नहीं है कि ये सब बैंक बहुत चल चुकी है, बिल्कुल नहीं। अभी आने वाला भविष्य उज्जवल है इंडिया में, राइट। मिलिंद भाई से हम वापस बात करेंगे कुछ समय बाद। मिलिंद भाई, क्वार्टर के रिजल्ट आप लोगों ने लिखे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्वार्टर के रिजल्ट तो काम के ही नहीं है अभी, है ना? मोराटोरियम के बाद भी हम ये रिजल्ट देखेंगे, बराबर ना मिलिंद भाई? तो क्वार्टर 2 पे मेरे हिसाब से आपका ध्यान होगा, क्योंकि क्वार्टर 2 में सब NPA बाहर आएगी, राइट सर? यस। धन्यवाद आपका मिलिंद भाई, हम वापस कुछ देर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब मैं वापस आमंत्रण देना चाहूंगा पार्था जी को। यस मिस्टर पार्था, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस पार्था जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और हम लोग पार्था जी के साथ डिस्कस करेंगे बैंक के बारे में। अब आप लोग कहोगे बैंक और फाइनेंस दो सेक्टर क्यों? देखिए, जैसे मैंने आपको फोकस्ड अप्रोच बताया कि अगर आपको ये लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर ग्रोथ करेगा और लगना चाहिए उसमें ग्रोथ बढ़िया है, तो सीधे सीधा आप HDFC लाइफ में निवेश कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे डाइवर्सिफाइड इन्वेस्ट करना है, फाइनेंस इंश्योरेंस दोनों में करना है, तो कौन सी कंपनी? तो बजाज फिनसर्व। तो उसी प्रकार से फाइनेंस सेक्टर अलग और बैंक सेक्टर अलग। बैंक फाइनेंस का पार्ट है, पर बैंक खुद भारत का एक बड़ा सेक्टर है, राइट। तो चलिए पार्था जी को हम आमंत्रण करते हैं। यस पार्था जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आपकी स्प्रेडशीट आपको आपके सामने पेश करता हूं। यस, यहाँ पे है बैंक सेक्टर। यस पार्था जी, क्या कहना चाहोगे बैंक में? सर, बैंक में देखे तो हम लोग का जो बैंक है वो तीन सेक्टर में सब डिवाइडेड, 3 सेक्टर, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी पेमेंट बैंक भी है, 4 सेक्टर, 4 तो सब डिवाइडेड है। तो अभी बैंक देखे, बैंक में 90% मार्केट कैप तो प्राइवेट बैंक से आता है। तो टोटल मार्केट कैप देखे तो टोटल मार्केट कैप है 8 लाख करोड़ एवं सेल देखे, सेल तो टोटल सेल है 8 लाख करोड़, प्रॉफिट 10,000 करोड़। टुडे हम लोग को 1.5 लाख ब्रांचेस है, तो हम लोग का 1.5 लाख ब्रांचेस है, जो हम लोग का पेमेंट एवं स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इसमें इंक्लूड है। हम लोग का देखिए तो अभी वो 4 साल में हम लोग को 32 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन हुआ। DGP पर कैपिटा में एवं DGP पर कैपिटा तो हम लोग को इंडिया ब्रेज चाइना देखे तो दैट इज 5 टाइम्स चाइना का 5x है। प्राइवेट बैंक में ऊपर ध्यान, प्राइवेट बैंक में देखे तो प्राइवेट बैंक का 90% मार्केट कैप, सेल, प्रॉफिट कम्स फ्रॉम 4 बैंक्स। टोटल मार्केट कैप प्राइवेट बैंक का है 12 लाख करोड़, सेल 6 लाख करोड़ एवं प्रॉफिट है 25,000 करोड़। While majority profit comes from
टू बैंक्स, एक HDFC एंड कोटक बैंक। इसका कारण है इसका NPA थोड़ा कम है एवं हाई प्रॉफिट ग्रोथ हाई है। इन लोग का भी दोनों का सेल देखे, सेल ग्रोथ भी HDFC एवं कोटक का ज्यादा है, तो 20% से अबव है। एवं ICICI बैंक का रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन उसका ग्रोथ कम है। बट हम लोग ICICI बैंक का देखे तो सेल ग्रोथ वो 10 साल में 2x बढ़ा एवं प्रॉफिट ग्रोथ 3x बढ़ा। HDFC बैंक का देखे तो सेल ग्रोथ 7x बढ़ा, प्रॉफिट 9x बढ़ा, 9 टाइम्स बढ़ा। कोटक बैंक के ऊपर ध्यान देखिए तो कोटक बैंक भी सेल ग्रोथ 5 टाइम्स बढ़ा एवं प्रॉफिट ग्रोथ 6 टाइम्स बढ़ा। हम लोग को PSU बैंक के ऊपर देखे तो SBI सबसे ज्यादा रेवेन्यू करता है, 3 लाख करोड़। तो 10 इयर्स में देखे तो उसका सेल ग्रोथ 3 टाइम्स बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 1.5 टाइम्स है, कारण SBI बैंक का NPA ज्यादा है। हम लोग सेल ग्रोथ का प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो प्रॉफिट ग्रोथ HDFC बैंक एवं कोटक बैंक का ज्यादा है, इसीलिए हम लोग दोनों बैंक का ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी देखे तो क्वालिटी NPA नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा है HDFC बैंक एवं कोटक बैंक का, एवं NPA देखे NPA भी HDFC बैंक एवं कोटक बैंक का सबसे कम है। इसीलिए हम लोग को HDFC बैंक एवं कोटक बैंक का ऊपर ध्यान देना है। एवं कंक्लूजन में है हम लोग HDFC बैंक एवं कोटक बैंक में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके पार्था जी, ये आपने जो बताया प्राइवेट बैंक का बताया। अभी HDFC बैंक ऑलरेडी अभी 1.5 लाख करोड़ का धंधा कर रही है। जैसे जब मैं 2010 में निवेश करता था HDFC बैंक में, मुझे डर लगता था कि HDFC बैंक तो बहुत चल चुकी है, ये और कितना चलेगी, राइट। अब देखो 2010 में जब मैं घबराता था तब उसका धंधा कितना था, 20,000 करोड़। मुझे क्या लगता था, ओहो ये तो 20,000 करोड़ का धंधा करती है, क्या ये अब बढ़ेगी? आज ये कितना धंधा कर रही है, 1.5 लाख करोड़। बहुत लोग सोचते होंगे ये तो बहुत चल गई है, बराबर की नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से तो भारत में 4 बैंक होनी चाहिए जो 5 लाख करोड़ का धंधा करती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। GDP पर कैपिटा जैसा पार्था जी ने बताया कम होने के वजह से, लेकिन आने वाले समय में जैसे इनकम बढ़ेगी, लोगों की लोन टेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और हम देखेंगे कि भारत में कम से कम 4-5 बैंक होगी जो 5 लाख करोड़ का धंधा कर रही होगी, जो लाख करोड़ का प्रॉफिट कर रही होगी। तो कौन कर रही होगी? फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, कोटक जैसी बैंक आगे बढ़ेगी, जिन्होंने इतने वर्षों में हमें बताया है कि वो कम NPA से धंधे को मेंटेन कर सकते हैं, राइट। तो हिस्ट्री कहती है ये बैंक ने बढ़िया धंधा किया है, हमें उन पे और भरोसा रखना चाहिए। और बंधन का कैसा है पार्था जी, ये बंधन बैंक क्या लगता है? बंधन बैंक भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में आता है और इसका भी ग्रोथ बहुत अच्छा है एवं इमर्जिंग में आता है, एवं बंधन बैंक में भी हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका ग्रोथ 82% है एवं प्रॉफिट ग्रोथ भी 82% है, इसीलिए बंधन बैंक में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक है एवं वो अभी हम लोग का वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल बेस है। अभी वेस्ट बंगाल में झमेला प्रॉब्लम का कारण उसका थोड़ा मतलब ग्रोथ में थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, लेकिन आस्ते आस्ते सब दिन जितना दिन जाएगा वो आस्ते आस्ते उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो उसका भी ग्रोथ हम लोग को इफेक्ट आएगा। बराबर है। तो आने वाले समय में स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हो, रूरल बैंक हो, इन लोगों के धंधे भी अच्छे बढ़ने चाहिए। हमने जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां देखी उनके ग्रोथ भी बहुत अच्छे हैं, राइट। और रूरल बैंकिंग कंपनियों की भी अच्छे हैं।
एक चीज नेगेटिव होती है कंपनियों की कि ये रीजनल प्लेयर होते हैं, जैसा पार्था जी ने बताया कि ये कोलकाता बेस है, मतलब वेस्ट बंगाल साइड में ज्यादा है, तो वो रीजनल प्रॉब्लम इनको इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये बैंक आने वाले समय में अगर अपना रीजनल जगह छोड़ के और आगे बढ़ती है तो हमारी सेफ्टी भी बढ़ेगी। डाइवर्सिफाइड करेंगे तो धंधे में हमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो गुड, ये था आपका बैंकिंग। कंक्लूजन क्या आएगा इसका, जो पूरा आपने समझाया उसके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए कल, पार्था जी? हम लोग को HDFC बैंक, कोटक बैंक एवं स्मॉल फाइनेंस बैंक में, बंधन बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट। तो 10 साल पहले मैं घबराता था, ऐसा आप लोगों को तो नहीं घबराना चाहिए ना? और सर PSU बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है, लेकिन उसका NPA बहुत ज्यादा है, उनके कारण वो प्रॉफिट में नहीं कन्वर्ट कर पाता है। तो धीरे धीरे NPA कम होगा तो SBI बैंक में भी हम लोग थोड़ा इन्वेस्ट करना है, तो उसका भी प्रॉफिट। सही बात है। ओके, तो गवर्नमेंट बैंक में अगर हम देखें तो SBI अच्छी है, बाकी प्राइवेट में देखें तो HDFC, कोटक, और छोटी बैंक में बंधन बैंक। क्लियर एकदम, ये है ना कंक्लूजन आपका? हाँ सर। ओके ओके, धन्यवाद पार्था जी आपका। बैंक के ऊपर हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। वापस मैं मिलिंद भाई को बुलाना चाहूंगा जो हमें FMCG पे कुछ डिटेल बताएंगे, राइट? यस मिस्टर मिलिंद, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैं आपके स्प्रेडशीट पे आ जाता हूँ मिलिंद भाई, जस्ट अ मिनट। ओके, एक मिनट, ये यस सर। बताइए मिलिंद भाई, आप FMCG पे क्या कहना चाहोगे? करंट सिनारियो में मतलब कोरोना के पीरियड में सबसे बढ़िया सेल अगर किसका हुआ है तो वो FMGC का है। ओके, तो इसका ग्रोथ देखते हैं कि ओवर लास्ट 10 years ITC has grown at 11%, Britannia has grown at 13%, and Tata Consumer has grown at 19%. तो इधर थोड़ा राइडर है मर्जर के बाद, हाउ डू वी evaluate that? But Tata Consumer, originally known as Tata Tea, very good company, but one of the less rewarding companies in Tata Group. वो बोनस नहीं देती है और वो राइट्स भी नहीं देती, सिर्फ डिविडेंड देती है। अब कंज्यूमर आगे क्या करेंगे मालूम नहीं। और कोलगेट पामोलिव, once upon a time it was a very good growing company, but presently growing at only 8%. Best company is Godrej CP, which is 23%. So all the products which are Godrej CP marketing is targeted towards the young consumer, age group of 18 to 35. और ये पॉपुलेशन अगले 20 साल तक बढ़ने वाली है। सो इसका प्रॉफिट ग्रोथ 40% तक भी जा सकता है। सो दिस इज द बेस्ट बाय इन द करंट सेक्टर। बैलेंस सेक्टर में ITC का अगर सिगरेट का सेल्स डाउन होता तो ITC कैन गो डाउन, एंड उसके जो नए प्रोडक्ट्स है जैसे आशीर्वाद आटा एंड अदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, they have yet to show enough promise to replace the cigarette sales. Britannia बिस्किट की बढ़िया कंपनी है, लेकिन it is at par with the GDP. It is not outperforming. Nestle growth is 7%, but it is the best performing company as far as the price is. 5,000 से 15,000 तक पिछले 2 सालों में कंपनी हो गया। तो रिवॉर्ड वाइज this is good company, but growth wise it's limited down. So that's what I want to say about this. ओके, सो वंडरफुल मिलिंद भाई, आपने जो पूरा जो डेटा डाला है इसमें FMCG में मैं ये जरूर यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि FMCG मतलब हम ये ना समझे कि ये खाली साबुन शैम्पू का सेक्टर है। FMCG भारत का एक इंपॉर्टेंट सेक्टर इसलिए है क्योंकि इसमें पर्सनल प्रोडक्ट आती है जो हम रोज बरोज इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट, टोबैको रिलेटेड ये सेक्टर आता है। पैकेज फूड,
ये आने वाले समय का जबरदस्त ग्रोइंग सेक्टर है और आने वाले समय में पैकेज फूड इंडस्ट्री जबरदस्त ग्रोथ कर सकती है, राइट? क्योंकि जितने लोग अच्छे कमाएंगे, मिलेनियल्स जिनको हम जानते हैं 30-32 की एज के जो लोग होंगे, वो ये प्रोडक्ट को ज्यादा कंज्यूम करे, ऐसा एस्टिमेट है, जिसकी वजह से पैकेज फूड्स आर आउट परफॉर्मिंग मोर। जो अभी मिलिंद भाई ने भी बताया कि नेस्ले इज आउट परफॉर्मिंग, ब्रिटानिया इज आउट परफॉर्मिंग इन प्राइस। क्यों? वैल्यूएशन उनके बहुत अच्छे आ रहे हैं, इन्होंने बढ़िया ब्रांड दी है और वो ब्रांड की और कोई ऑल्टरनेट नहीं है, राइट? जैसे मैगी का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, मैगी इज मैगी, नेस्कैफे इज नेस्कैफे, राइट? ब्रिटानिया मैरी इज ब्रिटानिया मैरी। तो जो कंपनियों ने बढ़िया ब्रांड दी, वो कंपनियां परफॉर्म भी ऐसे करनी चाहिए। टी एंड कॉफी भी एक सेक्टर है, लेकिन मैं बता दूं, जैसा मिलिंद भाई ने भी बताया, टी एंड कॉफी का जो उपयोग है, ये जबरदस्त ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री में हाई ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि हम बरसों से टी कॉफी पीते हैं, यस पीते रहेंगे, पर ग्रोथ इसमें नहीं है ऐसा। ये सेक्टर एक ऐसा है जो जबरदस्त ग्रोथ दे सकता है। ब्रू एंड डिस्टिलरीज, ब्रू सेक्टर हर वो कंट्री में ग्रोथ करता है जो कंट्री डेवलपिंग से डेवलप के स्टेज पे जाती है, और इंडिया भी वही स्टेज में है। हम डेवलपिंग स्टेज पे है, हम आने वाले 10 साल में डेवलप होने वाले हैं। जिस प्रकार से चाइना हुई, वैसे ही इंडिया में भी जैसे इंडियंस की इनकम बढ़ती है, ब्रू एक शानदार सेक्टर हो सकता है। तो ढूंढ लीजिए इनमें कहाँ है ब्रू। पैकेज फूड पे आपका पहला ध्यान होना चाहिए, ब्रू पे आपका ध्यान होना चाहिए। पहला इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये अगेन सिगरेट की तरह टैक्स वाला सेक्टर है, जहां गवर्नमेंट हर साल टैक्स डालती रहती है। रेस्टोरेंट, ये एक अफलातून सेक्टर है, जबरदस्त ग्रोइंग वाला। अब कोरोना पीरियड में देखोगे तो कोरोना पीरियड में रेस्टोरेंट इफेक्ट हुआ है, पर इसे हम ये नहीं मानेंगे कल रेस्टोरेंट बंद होने वाले हैं। देखो, वैसे देखा जाए तो कोरोना पीरियड में टी और कॉफी की कंपनियों का जबरदस्त सेल हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि लोग घर पे थे, लोगों ने ब्रांडेड कॉफी टी जो अपने घर पे पीते हैं वो ज्यादा पी। जनरली जो लोग बाहर पीते हैं, जरूरी नहीं है कि ब्रांडेड ही हो, तो जो ब्रांड है उनकी चाय कॉफी बढ़िया बिकी कोरोना में। पर जैसे जैसे कोरोना इफेक्ट जाएगा, वापस हम बाहर पीने वाले हैं चाय भाई, वापस हम ऑफिस की चाय पियेंगे, पता नहीं कौन सी ब्रांड उसमें होती है, राइट? उसी प्रकार से रेस्टोरेंट अभी जबरदस्त अफेक्टेड है, और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इंडिया के लिए एक प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है, हाई ग्रोथ रेस्टोरेंट में दिखता है। तो एफएमसीजी में ही रेस्टोरेंट इंडस्ट्री आती है। जुबिलेंट फूड जबरदस्त हाई ग्रोथ बताया है जुबिलेंट फूड ने पिछले इतने सालों में, राइट? उसके अलावा नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, आप बोलो तो वॉरेन बुफे साहब, आपको पता है ये कोका कोला में उन्होंने निवेश किया था, राइट? पेप्सी दुनिया की एक अच्छी ग्रोइंग कंपनी। पर भारत में मुझे बताओ कौन सी है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जहां पे निवेश करना चाहिए? आपको कोई भी नाम याद ही नहीं आएगा, क्योंकि भारत में कोई भी नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस इतनी बड़ी नहीं है। पर हम आने वाले समय में भारत में भी देखेंगे। फिलहाल वरुण बेवरेजेस है जो पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर है, यस जबरदस्त ग्रोथ है, लेकिन डेप्थ वाइज इतने कंफर्टेबल हम नहीं हो सकते वरुण बेवरेजेस में। तो इवन आई एम वेटिंग फॉर सम गुड कंपनी टू कम इन दिस सेक्टर। अगर मुझे आने वाले 4-5 साल में मौका मिलता है, कोई अच्छी कंपनी आती है, तो मैं जरूर वहां पे निवेश करूंगा, क्योंकि आने वाला भारत पैकेज फूड, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, रेस्टोरेंट, ये सबको जबरदस्त बूम देने वाला है। फिलहाल अच्छी चॉइस नहीं है नॉन अल्कोहल में, राइट? तो इस प्रकार से पूरा भारत एफएमसीजी का बढ़ता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ हाईलाइट करूंगा कि जो भी मिलिंद भाई ने आपको डेटा दिया है, देखो तो इंडियन कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी को आप बाइफरगेट कर सकते हो। कोलगेट जो मिलिंद भाई ने बताया खाली 8% का ग्रोथ, हिंदुस्तान लीवर खाली 9% ग्रोथ, नेस्ले 7%, राइट? तो एक चीज क्लियर है, जितनी भी फॉरेन की कंपनियां इंडिया में काम कर रही है, जी हाँ, उन्होंने अब तक जबरदस्त धंधा किया है। भारत में पर्सनल प्रोडक्ट में उन्हीं का राज है। इंडियन मल्टीनेशनल तो अभी पैदा हुई है, हम उनका सामना अभी भी नहीं कर सकते। आप देखो सेल्स कहाँ कंपेयर कर सकते हैं हम, कितना धंधा कर रहा है हिंदुस्तान लीवर, 40,000 करोड़। अब आईटीसी आप नहीं कह सकते 50,000 करोड़ यानी हिंदुस्तान लीवर को टक्कर दे रहा है, बिल्कुल नहीं।
आईटीसी का 50,000 करोड़ में 25,000 करोड़ तो सिगरेट से आ रहा है, तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए दोनों लोगों को, राइट। अब इनका मेजर धंधा जो सिगरेट दे रहा है वो टैक्सेबल है, तो इन्वेस्टर उतना वेटेज नहीं देंगे जितना हिंदुस्तान लीवर को देंगे, कोई डाउट ही नहीं है, राइट। आपको दिख ही रहा है हिंदुस्तान लीवर का मार्केट कैप ज्यादा है आईटीसी से। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान लीवर की जो मेजर प्रोडक्ट है वो बढ़ने ही वाली है आने वाले समय में भी, मोनोपोली प्रोडक्ट्स। आईटीसी में ऐसा नहीं है, राइट। लेकिन अब इंडियन कंपनी देखो, बाकी गोदरेज कंज्यूमर हो, टाटा कंज्यूमर हो, मैरिको हो, इंडियन कंपनी में आपको ग्रोथ जबरदस्त दिखेगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनल प्रोडक्ट या एफएमसीजी की कंपनी में निवेश करता हूं, अगर मैं इंडियन कंपनी में निवेश करता हूं, मुझे अफलातुन ग्रोथ मिलेगा, हाई क्लास ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि इंडिया की कंपनीज दुनिया भर में जाके धंधा करने वाली है, राइट। ये बात और है कि मल्टीनेशनल कंपनियां डेब्ट फ्री होती है क्योंकि वो बरसों से भारत में धंधा कर रही है, वो सिक्योर होती है, मंदी को वो झेल सकती है। जबकि इंडियन कंपनी जो है उन्होंने इतने साल नहीं देखे, तो हमें प्रिपेयर भी रहना चाहिए कि करेक्शन ज्यादा आता है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोदरेज कंज्यूमर बंद हो जाएगी, कोई डाउट नहीं। हम जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करेंगे गोदरेज कंज्यूमर में आने वाले समय में। तो एफएमसीजी आपका लॉटरी सेक्टर है, जरूर इस पे फोकस करना चाहिए, राइट। डेब्ट फ्री कंपनियां है यहाँ पे आपके पास। ये एक ऐसा सेक्टर है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। आपने बाकी सेक्टर देखे जो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ये वो सेक्टर है जहां पे जबरदस्त वेल्थ क्रिएट बनेगी। फोकस हियर, राइट। तो अगेन मिलिंद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये सब डेटा हम लोगों के लिए बनाया। हम Thank you, वापस sir. आपसे चर्चा करेंगे कुछ देर बाद। Yes, तब sir. तक ओके, सारे सेक्टर हो गए तो मेरे हिसाब से, है ना? यस। तो चलिए, धन्यवाद आप दोनों का। आशिम भाई, मैं वापस आपको इनवाइट करना चाहूंगा, हम क्वेरी सेशन रखें उससे पहले। आशिम जी, आप आके अपनी बात रख सकते हो। ओके, थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं मिलिंद जी और पार्थ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने काफी अच्छा रिसर्च किया और हम सबके साथ वो शेयर भी किया, और जो रिटेल निवेशक है उनको डेफिनेटली काम आएगा। और जो ये रिसर्च किए हैं हमने और हमारी टीम ने, उसमें मिलिंद जी और संदीप जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने काफी सपोर्ट किया हम लोगों को, तो उनके सपोर्ट से ही हमने ये सारा रिसर्च तैयार किया, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा कंक्लूजन कर दूं, इन्होंने जो भी अभी रिसर्च किया है, कौन कौन से सेक्टर किया और कौन उस सेक्टर में कौन कौन सा अच्छा स्टॉक था, क्योंकि काफी रिटेल निवेशक का मन में यही रहता है कि कौन सा स्टॉक, वो तो ऐसे सबने उसको डिफाइन कर दिया है, बट मैं लास्ट में आपको उसका कंक्लूजन करना चाहूंगा। जो एनर्जी सेक्टर था, सबसे पहले मिलिंद जी ने जो एनर्जी सेक्टर किया था, उसमें हमें 2-3 अच्छे स्टॉक मिले, जिसमें से रिलायंस था। तो रिलायंस जो है दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, मतलब उसका जो यदि मार्केट कैप देखे दोस्तों 15 लाख करोड़ का है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और इंडिया की एक ही ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ से ज्यादा है। अभी इसका करंट मार्केट कैप कितना है? 15 लाख करोड़। तो हम कहीं ना कहीं रिलायंस में हमारा थोड़ा सा पोर्टफोलियो में हिस्सा रख सकते हैं, क्योंकि आगे इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर में ही जैसे कि बोला गेल, आईजीएल और एमजीएल, इसमें से कोई एक स्टॉक आप रख सकते हैं। पावर ग्रिड को भी थोड़ा सा पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट, जो कि अभी अभी डिस्कस किया है। उसमें कई हमने देखा कि बाहर की कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी। उसके बाद सर ने जैसे डिस्कस किया कि हमें कौन से प्रोडक्ट में ध्यान देना, कौन से स्टॉक में, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। तो इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी में हमारा गोदरेज कंज्यूमर हो गया, मैरिको हो गया, डाबर हो गया। तो इन सब चीजों में, इन सब स्टॉक में हम ध्यान दे सकते हैं। और जुबिलेंट फूड हो गया, रेस्टोरेंट के, उसमें वो भी बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो उसमें भी हमारा फोकस होना चाहिए। अब आते हैं फाइनेंशियल सर्विस। तो फाइनेंशियल सर्विस में यदि देखें तो कौन सा आता है दोस्तों? बैंक में प्राइवेट बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का सबसे पहला नंबर आता है। तो यदि हम देखें कि इंडिया में ऐसे कितने कंपनीज है स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है, उसमें से यदि 5 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी की बात करूं तो 5 कंपनी है, जिसमें कि रिलायंस है, टीसीएच, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल और इंफोसिस।
तो HDFC बैंक का मार्केट कैप जो है दोस्तों अभी 6 लाख करोड़ के लगभग है। तो कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये आज 6 लाख है, आज से 5 साल बाद ये 10 लाख भी होगी, ठीक है। ये पहले बहुत छोटा था, अभी इसका 6 लाख करोड़ का हो गया है मार्केट कैप। तो हमें प्राइवेट बैंक में HDFC बैंक, कोटक बैंक पे ध्यान देना चाहिए। और यदि गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक में हमें SBI पे ध्यान देना चाहिए। और इसी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में और कुछ जैसे लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी हो गई तो हम HDFC लाइफ में ध्यान दे सकते हैं। फिर जनरल इंश्योरेंस में ICICI GI में ध्यान दे सकते हैं। और AMC अभी ये बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। ये भी जो AMCs है तो HDFC AMC में डेफिनेटली हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपको पता है UTI AMC का भी IPO आने वाला है। तो इस तरह हम आगे चल के और भी जितने भी AMCs है उनको लिस्ट होते हुए देखेंगे। तो हमें अभी फिलहाल HDFC AMC में ध्यान देना चाहिए। उसके बाद पार्थ जी ने 2 सेक्टर की बात किया। पहला सेक्टर था उनका ऑटो सेक्टर और बैंक सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर की बात करूं, जैसा कि हमने देखा कि 2 साल से ये म्यूटेड फेस में है, तो ज्यादा ग्रोथ नहीं है। मतलब जब तक व्हीकल नहीं बिकेंगे तो ऑटो सेक्टर में जैसे आपने देखा कि ये कई भाग मिलके बनता है। जैसे ऑटो टायर हो गया, ऑटो एंसिलरी हो गया, और 2 व्हीलर 3 व्हीलर और जो कमर्शियल व्हीकल हो गया, ये सारे मिलके बनते हैं। लेकिन जो इसके सब सेक्टर है ऑटो सेक्टर का, जैसे कि कार हो गया, कार जब बिकेंगे तभी तो जो टायर उसके से जुड़े हैं, टायर ऑटो एंसिलरी, वो भी बढ़ेगा। तो जैसे कि कोरोना के चलते कहीं ना कहीं अभी तो थोड़ा डाउन है, लॉकडाउन था जो भी है, लेकिन आगे लोग क्या करेंगे, अपना व्हीकल पे जो है यात्रा करना प्रिफर करेंगे, कहीं भी ट्रेवल करना किसमें, अपने व्हीकल पे। तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर में बूम आ सकता है अभी 1 आध साल में। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें नजर रखना चाहिए। तो किस किस स्टॉक में हम नजर रखेंगे, मारुति हो गया और बजाज ऑटो हो गया, आइसर हो गया। फिर टायर में देखें बालकृष्ण टायर जिसका ग्रोथ बहुत ज्यादा है, और MRF, इसमें आप ध्यान दे सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर का इन्होंने जैसे कि डिस्कस किया, तो बैंकिंग सेक्टर में जैसे कि हम बता चुके हैं फाइनेंशियल सर्विस में इसका एक अलग से सेक्टर है बैंक का। तो इसमें हम किस में ध्यान देंगे दोस्तों, HDFC बैंक में। HDFC बैंक, कोटक बैंक, और सरकारी बैंक में SBI बैंक, और स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम ध्यान देंगे बंधन बैंक में। तो इस तरह से हमारा कुछ कंक्लूजन निकल के आया है दोस्तों, जो कि हमने डिस्कस किया है। अब दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो रिसर्च था ये हमारा ओपिनियन था। तो ऐसा नहीं कि आज हमने ये डिस्कस किया और आप कल जाके इसको बाई कर ले, ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा सा अपने आप से रिसर्च करिए, देखिए, समझिए, उसके बाद ही निवेश करने का सोचिएगा। तो सर अभी क्वेरी सेशन स्टार्ट करें क्या सर? आशिम भाई जरूर क्वेरी सेशन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं फटाफट आपको 3 प्रश्न पूछूंगा, जवाब दे दोगे मेरे को? राइट, डायरेक्ट। बिल्कुल सर, आपका प्लानिंग नहीं है, पर मेरे को पूछने दो ताकि मैं देखूं। क्योंकि एक चीज मैंने अभी नोट की कि आपने जो लोगों को अभी समझाया, आप बहुत अच्छा समझाते हो, राइट। तो इस चीज को और आगे ले जाइएगा। ओके सर, आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, लोग समझ पाएंगे, और हम देखेंगे आने वाले समय में आपकी ओर से और अच्छे प्रेजेंटेशन। राइट आशिम भाई, वेरी गुड गोइंग। मुझे बताओ आशिम भाई, मेरे को ऑटो में निवेश करना है। आप भले बोलते हो कि पता नहीं गाड़ियां बिके नहीं बिके, पता नहीं अच्छी बिके, पर मेरे को ऑटो में निवेश करना है। पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज ऑटो में पैसा डालना चाहिए? ऑटो में अभी यदि पोर्टफोलियो की बात करूं तो पहली बात तो पोर्टफोलियो जब भी हम बनाते हैं तो हमें ये मतलब हमारा ये टारगेट होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में यदि किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करो तो उसमें 5% से 7% ज्यादा से ज्यादा जो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, ऐसा हमें रखना चाहिए। बट यहाँ पे यदि ऑटो सेक्टर की बात करो तो ऑटो सेक्टर अभी क्या है, म्यूटेड फेज से है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए इसमें हम 3% का वेटेज दे सकते हैं अभी फिलहाल। और जब हम देखेंगे कि ऑटो सेक्टर में सेल्स का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, तो उस समय इसको बढ़ा के 5% तक ले जा सकते हैं सर। बहुत अच्छे आशिम भाई, बहुत अच्छे। चलिए, ऑटो में अगर मैं मारुति या बजाज ऑटो में निवेश करने का सोचा, आपने बोला 3%, राइट। तो मैं मारुति हो, बजाज ऑटो हो, या फिर ये बालकृष्ण इंडस्ट्री है, मैं आमरा राजा बैटरी है, ये सब में निवेश करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या 5 या 7% निवेश करना चाहिए कोई भी एक कंपनी में? नहीं, किसी एक कंपनी में तो 7% का थोड़ा सर रिस्की है सर। ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड आंसर। FMCG सेक्टर में मुझे मेरे पोर्टफोलियो का कितना पैसा लगाना चाहिए? FMCG जैसा कि अभी हम देख रहे हैं सर, जैसे कि हमारा
कोविड के टाइम पे भी इस सेक्टर में इफेक्ट जो है काफी कम पड़ा है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और जो इसमें जैसे कि हमने कुछ कंपनीज देखे जो कि इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज है, जिसका Right. कि पूरे दुनिया में उसका धंधा है, जैसे कि अफ्रीका का पूरा मार्केट हमारा गोदरेज कंज्यूमर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इंडोनेशिया हो गया, ग्रोइंग मतलब इमर्जिंग जो डेवलपिंग नेशन है, वहां पे पूरा मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो यदि हम गोदरेज कंज्यूमर जैसी कंपनी है, इसमें हम 5% का वेटेज दे सकते हैं सर। और जो मल्टीनेशनल है उसमें थोड़ा हम कम ही रखेंगे क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं है। बराबर है। ये तो आपने मुझे गोदरेज कंज्यूमर का बताया, पर मुझे तो ब्रिटानिया में भी डालना है, पैकेज फूड भी एक आना चाहिए ना, नेस्ले हो सकता है, ब्रिटानिया। फिर मुझे यही सेक्टर में ब्रू में भी डालना है, हो सकता है मैं यूबीएल बाय करूं। मुझे यही सेक्टर में रेस्टोरेंट में भी डालना है, क्योंकि रेस्टोरेंट तो डबल डिजिट से ग्रोथ करती है, 20%, ब्रू बिल्कुल सर, 15%। तो फिर मेरे को बिल्कुल बिल्कुल। टोटल कितना पैसा मैं एफएमसीजी सेक्टर ऐसा होल में डाल सकता हूँ? तो यदि यदि हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात करो जिसमें कि 2-3 स्टॉक हम रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो यदि राइट। टोटल रखना है 3-4 यदि स्टॉक आप रखते हैं तो उसमें मैक्सिमम हमें 15% तक जा सकते हैं। 10 to 15% तक हम उस ओके एक पर्टिकुलर सेक्टर में एलोकेशन कर सकते हैं। ओके, एब्सोल्युटली आई एम 100% सेटिस्फाइड आशिम भाई, आपने जो बताया बिल्कुल बढ़िया बताया। आखिरी सवाल, थैंक्स सर। एनर्जी सेक्टर ओके पे। सर। एनर्जी यस सेक्टर में हम रिलायंस को गिनते हैं, लेकिन मैं अभी रिलायंस को बाजू में रख देता हूँ, राइट? क्योंकि ओके हम 2-3 साल में देखेंगे तो बीएससी भी उसको उठा के एनर्जी में से बाहर ही रखने वाली है, राइट? यस उसको डेफिनेटली। रिटेल में ले जाएगी, डिजिटल में ले जाएगी, डाइवर्सिफाइड में रिलायंस पहले दिखेगा, राइट? तो हम अभी से मान के बिल्कुल चलते चलो एनर्जी में रिलायंस नहीं है। तो अगर ओके। रिलायंस को हमने एनर्जी में से निकाल दिया, फिर क्या मुझे एनर्जी सेक्टर में 10% लगाना चाहिए पैसा? नहीं सर, एनर्जी सेक्टर में बिल्कुल हमें अभी तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। रिलायंस वैसे ही ऑलरेडी वो डाइवर्सिफाइड में चला जाएगा। 15 लाख करोड़ का यदि मार्केट कैप निकाल दे तो उस एनर्जी सेक्टर में कुछ नहीं बचता है। और जैसे कि ये ओके गवर्नमेंट इसको गवर्न करती है, चलाती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आती। तो हमें कहीं ना कहीं कॉशियस होना चाहिए। इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3% मैं इन्वेस्ट करूंगा, अपना ओपिनियन है सर। राइट, नहीं बहुत बढ़िया बताया। अभी आप होल्ड रखिएगा। मिलिंद भाई है ओके क्या ऑनलाइन? आशिम जी, आपको पता है मिलिंद भाई का तबियत थोड़ा अच्छा नहीं है, राइट? इसलिए ये हमने उनको प्रेजेंटेशन में भी नहीं बताया। मिलिंद बिड़वे, तो मिलिंद बिड़वे जी अगर आप ऑनलाइन हो, सर। इफ यू कैन अनम्यूट हाँ, योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड यस इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मिलिंद भाई, आपकी आवाज तो बिल्कुल बुलंद है एकदम। हाँ, कोई कह नहीं सकता है यस बीमार हो आप। नहीं सर, थोड़ा रेस्ट ली थी आज दिन भर। नहीं हाँ नहीं, सर। बराबर है, अभी आराम ही कर लो पूरा, बराबर ना, ताकि एकदम फ्रेश हाँ सर। शुरुआत कर सको, राइट? मिलिंद भाई, नहीं, 2-3 एक दिन में प्रश्न हो लेकिन जाऊंगा मैं सर। आपसे जरूर हाँ सर। पूछना चाहूंगा, पूछूं आपको? हाँ सर। हाँ सर, बोलिए ना सर। अभी अभी मैंने मिलिंद भाई, देखो आशिम तो प्रॉफिट फैमिली में पिछले साल से ही जुड़ा है, राइट? मेरे ख्याल से 1 करेक्ट साल सर। हुआ आशिम को। लास्ट ईयर हम लोग जयपुर हाँ मिले, सर। उसके बाद इतना नहीं मिले आशिम के साथ। आपके यस साथ करेक्ट हमारा सर। पुराना नाता हो चुका है, 3 एक साल मिलिंद भाई आपके यस साथ सर। हमने बिताए हैं। मैंने यस आशिम सर। को यस सर। डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन थ्रो किए, हाँ हाँ। जिसमें हमने उनको एफएमसीजी के बारे में पूछा, हमने ऑटो को बारे में पूछा, हमने उनको गोल गोल घुमाने का प्रयास किया। तो आशिम ने करेक्ट सर। क्वेश्चन के आंसर दिए, उस पे हाँ आप सर। क्या कमेंट करना चाहोगे? क्या वो बराबर था, बढ़िया जा रहा है, कि आशिम भाई को कहाँ इंप्रूव करना चाहिए? आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, आशिम भाई बहुत बढ़िया जा रहे हैं। जिस तरीके से उनका डेवलपमेंट है वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके से वो एक्सप्लेनेशन भी जो कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल में मेरे को भी इतना, इससे ज्यादा काफी टाइम लग रहा है, बट आई कैन से कि इज गोइंग वेरी वेल सर। राइट, तो हम थैंक यू सबको एक अपकमिंग लीडर आशिम के लिए जबरदस्त तालियां लगानी चाहिए, है ना? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली थैंक वेरी यू वेल सो मच सब प्रेजेंटेशन। आपकी वजह से। वेरी हम वेल एक तगड़ा प्रेजेंटेशन आशिम लीडर जी। आशिम के रूप में आने वाले समय में इंडिया देखेगा, और यस सर। पूरे भारत में आशिम की ओर से अच्छे रिसर्च लोगों को मिल पाए, ये मैं उम्मीद रखता ओके हूँ थैंक यू आशिम सर, भाई। आपकी कृपा से सर, आप कृपा बना रखिए, जरूर देंगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हो मिलिंद भाई। बिल्कुल सर, थैंक यू। बाकी यस लोगों सर। ने भी जो प्रेजेंटेशन दिया, जैसे मिलिंद हाँ सर। गावड़े जी को तो आप जानते ही हो, बॉम्बे आप हो पूना सर। में भी उनसे मिले थे, राइट? यस काफी सर। सीनियर। सीनियर मोस्ट मेंबर एंड मोस्ट एक्सपीरियंस है। हेलो हेलो हेलो
हेलो। पीयूष सर का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ पीयूष सर मेरा आ रहा है सर? आशीष हाँ मिलिंद जी, पीयूष सर का आवाज नहीं आ रहा लग रहा। ओके, मेरा आ रहा है हाँ ना? जी, हाँ जी, आपका बिल्कुल आ रहा है। आ रहा है, आवाज आ रहा है। वो नेटवर्क थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी मिलिंद जी, बोलिए। हाँ हाँ, नहीं मिलिंद गावड़े जी तो काफी सीनियर है, एंड उन्होंने जो भी उनके एक्सपीरियंसेस बताए हैं, जैसे उन्होंने शुरुआत की थी, और जैसे उन्होंने एमबीए में पहला जो स्टॉक लिया था, तो पहला स्टॉक हमेशा सबको याद रहता है, तो वैसा मेरा भी है। एंड उनका एक्सपीरियंस बहुत है। एंड मैं एक चीज बता दूं कि एक्सेल शीट में और डाटा कलेक्शन में वो मास्टर है। मतलब नॉन लिस्टेड कंपनियों में भी उनका काम बहुत बढ़िया है। हम तो लिस्टेड कंपनियां करते करते भी थक जाते हैं, लेकिन ही हैज डाटा, ही एंड संदीप बागुले, these are the best person we have in our profit family. राइट सर, राइट, एब्सोल्युटली। तो सब मिलके बढ़िया इसी प्रकार से आगे बढ़िएगा। हम लोग क्वेरी सेशन शुरू करते हैं, और मैंने आशिम से रिक्वेस्ट किया है कि आशिम मेजॉरिटी ऑफ द क्वेरीज जवाब देने का प्रयत्न करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आशिम से प्रॉपर डेटा स्टडी के हिसाब से आशिम उनका जवाब दे पाएंगे। राइट, सो वी आर ओपनिंग द विंडो ऑफ क्वेरी सेशन विद एवरीवन। आने वाले 10 मिनट क्वेरी सेशन रहेगा। यू कैन आस्क योर क्वेरीज ऑन ऑल द थिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। यस, वी हैव ओपन्ड द विंडो। यू कैन नोट डाउन क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। आशिम, हम 1 मिनट के लिए चैट बॉक्स हमने ओपन किया है, लोगों को हम एक बार क्वेरी लिखने देते हैं। राइट, फिर एक एक करके हम सारी क्वेरी देखेंगे। ओके आज किसी का क्वेरी नहीं है लग रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है क्वेरी। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी आपने लगता है समझाया ही ऐसा कि किसी को कोई क्वेरी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। चलिए, बहुत अच्छा रहा, और हम लोग इसी प्रकार से प्रयास करेंगे डेटा स्टडी करने का और उस डेटा को प्रेजेंट करने का। मेरे हिसाब से बिल्कुल, डेटा बनाते हैं जब आप, और जब आप उसको प्रेजेंट करते हो ना, तो प्रेजेंट करने के कारण कई क्वेरी आपकी क्लियर होती है ड्यू टू प्रेजेंटेशन ऑल्सो। क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज को अच्छी तरह से समझा पाता हूं, तो वो तभी मैं समझा पाऊंगा अगर मेरी खुद की आइडिया क्लियर हो। अगर मेरे की खुद की आइडिया क्लियर ना हो तो मैं नहीं समझा सकता हूँ। राइट, तो इसी प्रकार से जब हमने आप सब लोगों का प्रेजेंटेशन देखा, आई एम 100% सेटिस्फाइड। यू ऑल आर गोइंग वेरी वेरी गुड। आज जो प्रेजेंटेशन था, टुडे वाज मंडे, हमने 4 सेक्टर कवर किए। अब हम वापस मिलेंगे वेडनेसडे को। राइट, तो ऑन वेडनेसडे वी आर गोइंग टू कवर डिफरेंट सेक्टर्स जिसपे आज हम बात नहीं कर सके हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर, एंटरप्राइज, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, मीडिया, मेटल एंड फार्मा। हम ये सारे कुछ सेक्टर पे वेडनेसडे को अगेन चर्चा करेंगे। राइट, तो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। धन्यवाद आप सबका। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम, जय हिंद। जय हिंद।